हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिस्ट्री है, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है एंशियंट सोसाइटीज़, जिसका नाम हिंदी में दे रखा है प्राचीन समाज। देखिए, ये जो आपकी बुक है, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर देख पाएंगे। देखिए, अगर आपने इन सभी वीडियोस को देख लिया तो आप अपने एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे एंड अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियोज़ हों वो भी आप देख पाएँ, और जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड आगे एग्ज़ाम है, या ये कहूँ आपके जो आने वाले सेमेस्टर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरा चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युग की सभ्यता को परिभाषित कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको कांस्य युग की जो सभ्यता है उसको परिभाषित करना है। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे कांस्य युग यानी ब्रोंज एज। मानव इतिहास की वह अवधि है जब तांबे और टीन के मिश्रण से कांसे का आविष्कार हुआ। यानी देखिए, ये मानव इतिहास की वह अवधि है जिसमें तांबे और टीन का जो मिश्रण है उससे कांसा बनाया गया, जिसने औजार, हथियार, उपकरणों निर्माण में क्रांति ला दी, क्योंकि अब जो औजार थे, हथियार थे, उपकरण थे, वो सभी कांसे से बनने लगे। यह युग लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का है। यह काल पाषाण युग और लोह युग के बीच का है। यानी इस काल को हम पाषाण युग और जो लोह युग है उसके बीच का कह सकते हैं। इस युग में तकनीकी विकास के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ अ, आर्थिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव हुआ। यानी देखिए, ये युग जो था ये सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का ही नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक विकास में भी गहरा प्रभाव, या फिर ये कहें गहरा परिवर्तन लाया। अब हम देखेंगे कांस्य युग की प्रमुख विशेषताएं, कि जो कांस्य युग है इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु का आविष्कार और उपयोग। यानी जो धातु है उसका आविष्कार हुआ और उसका उपयोग होने लगा। किस तरह से? कांसे का निर्माण तांबे और टीन के मिश्रण से हुआ, जो पाषाण युग के औजारों की तुलना में अधिक टिकाऊ और प्रभावी था। इसके हथियार, औजार, कृषि उपकरण और सजावटी वस्तुओं का निर्माण में उपयोग किया गया। इसमें मानव समाज में तकनीक के रूप से उन्नत बनाया। यानी देखिए, अब जो है वो टीन का उपयोग होने लगा, जिसने हथियारों को, औजारों को और जो कृषि उपकरण हैं, सजावट की चीज़ें हैं, उनका इसमें निर्माण होने लगा, या ये कहूँ इन चीज़ों को इससे बनाया जाने लगा, जिसने सिर्फ मानवीय विकास में ही नहीं बल्कि उसकी जो तकनीकी उन्नत है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर सभ्यता का विकास, कि किस तरह से जो नगर सभ्यता है उसका विकास हुआ। ऐसे युग में उन्नत नगर सभ्यता का विकास हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें तो सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की यह सभ्यता अपने विशाल नगर यानी उर और उरक, क्लाक्षर लिपि और सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर हम सुमेरिया सभ्यता की बात करें तो ये अपने नगर निर्माण के लिए, किला अक्षर के लिए, लिपियों के लिए और सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और पिरामिडों, चित्रलिपियों और संगठित प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि देखिए, ये जो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, और ये पिरामिडों के लिए, उनकी जो चित्रलिपि है और जो संगठित प्रशासन है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर, इनकी योजनाएं जल निकास व्यवस्था और व्यापारिक नेटवर्क के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो हैं वो यहाँ के प्रमुख स्थान हैं, और इनकी जो योजनाएं थी, जल निकास प्रणाली थी और जो नगर नियोजन था और व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे चीनी सभ्यता। हुआंगो नदी के किनारे विकसित इस सभ्यता में कांसे के औजार, अनुष्ठान अनुष्ठानों के लिए कांसे के बर्तनों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। यानी ये जो सभ्यता है इसमें कांसे के जो औजार हैं, अनुष्ठानों के लिए जो कांस्य है, उसके बर्तन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे लेखन प्रणाली का विकास, कि किस तरह से यहाँ लेखन प्रणाली का विकास हुआ। कांस्य युग में पहली बार लेखन प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, मेसोपोटामिया में किलीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया। यानी देखिए, जो मेसोपोटामिया है उसमें किलीलाक्षर जो लिपि है उसका प्रयोग किया गया। मिस्र में चित्रलिपि का विकास हुआ। यानी जो मिस्र सभ्यता है उसमें चित्रलिपि का विकास हुआ।
सिंधु घाटी में अभी तक अस्पष्टीय लिपि का उपयोग किया गया है। यानी देखिए जो सिंधु घाटी की लिपि है वो अभी तक हमारे लिए अस्पष्टीय है, यानी अभी तक हम उसे जान नहीं पाए हैं। ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब हम देखेंगे व्यापार और विनिमय, यानी व्यापार और विनिमय कैसा था, तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कांस्य युग में व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ। तांबा, टीन, कपड़ा, आभूषण और अनाज जैसी वस्तुओं और सामग्रियों का व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के बीच हुआ। समुद्री व्यापार में भी उन्नति देखी गई, यानी देखिए जो व्यापार है उसमें वृद्धि हुई। जो तांबा है, टिन है, कपड़ा है और जो आभूषण है उनके व्यापार और अनाज के जो व्यापार है, वस्तु के व्यापार है, उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं दिखी गई या उनके क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई। और जो समुद्री मार्ग है उसमें भी उन्नति हुई, यानी जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता था उसमें भी बढ़ोतरी हुई। अब हम देखेंगे कृषि और पशुपालन किस तरह से कांस्य युग में कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई व्यवस्था के विकास और धातु के औजारों ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। यानी देखिए कांस्य युग में जो कृषि के उपकरण है या नई तकनीक है उसका प्रयोग किया जाने लगा। और सिंचाई के लिए और जो हमारी विकास है ये कहीं धातु की जो औजार हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा कृषि में। जैसे कि आपने हल देखा होगा, फावड़ा देखा होगा, इन सभी का यूज़ होने लगा। साथ ही पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यानी इस टाइम के आते आते जो पशुपालन है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखें सामाजिक संगठन और धर्म, यानी किस तरह से सामाजिक संगठन हो रहे थे और धर्म बना। इसमें आप लिखेंगे समाज में वर्गीय विभाजन स्पष्ट रूप से देखा गया। यानी अब समाज में जो वर्गीय विभाजन है वो देखा जाने लगा। राजा, पुरोहित, व्यापारी और कारीगर जैसे वर्ग अस्तित्व में आए। यानी अब देखिए जो राजा है, पुरोहित है, व्यापारी है और कारीगर हैं, ऐसे जो वर्ग हैं वो अस्तित्व में आने लगे। धार्मिक स्थलों और मंदिरों का निर्माण होने लगा था। धर्म और अनुष्ठानों में कांसे के बर्तनों और मूर्ति प्रयोग हुआ। यानी देखिए जो हमारा धर्म है, अनुष्ठान है, उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो बर्तन होते हैं और जो मूर्तियाँ होती हैं, विशेषकर उन्हें कांसे से बनाया जाने लगा। अब हम देखेंगे कांस्य युग का प्रभाव और महत्व, यानी इसका क्या प्रभाव रहा और इसका क्या महत्व है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कांस्य युग ने मानव सभ्यता को तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत बनाया। इस युग में क्योंकि देखिए जो कांस्य युग है उसने मानव को तकनीकी, सामाजिक और जो संस्कृति है उसकी दृष्टि से उन्नत या फिर ये कहें विकास दिया। इस युग के अंतर्गत आप पहला लिखेंगे तकनीकी नवाचार ने उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि जो तकनीकी चीज़ें हैं और नई नई चीज़ें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्यापार और संपर्क ने सभ्यता के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख नगर जीवन, प्रशासन और शहरीकरण के प्रारंभिक रूप में सामने आए। क्योंकि अब जीवन हो गया, प्रशासनिक हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सभी जो प्रारंभ थे या ये कहें ये सभी चीज़ें अब सामने आने लगी थी। अब हम देखेंगे लेखन और लिपि के आविष्कार ने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने में योगदान दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कांस्य युग में मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसने सभ्यता को नई दिशा दी। इस युग में विज्ञान, कला, वास्तुकला और समाज व्यवस्था में कई पहलुओं का विकास हुआ। कांस्य युग की उपलब्धियां आधुनिक सभ्यता के विकास की नींव मानी जा सकती हैं। यानी देखिए जो कांस्य युग की उपलब्धियां हैं वो आधुनिक जो समाज है या ये कहें आधुनिक जो सभ्यता है उसकी नींव मानी जा सकती है, क्योंकि यहीं से जो सारी चीज़ों का विकास होना शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समकालीन समाज पर धातु प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो समकालीन समाज था उसका जो धातु प्रौद्योगिकी है उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे धातु प्रौद्योगिकी का विकास विशेषकर कांस्य और लोहे का उपयोग प्राचीन समाजों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यानी देखिए जो कांस्य युग है उसने जो लोहा है उसके उपयोग में प्राचीन जो चीज़ें हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक विकास है उसमें एक तरह से क्रांति ला दी। यह तकनीकी प्रगति न केवल उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाई बल्कि समाज की संरचना और संगठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाई गई। यानी देखिए ये जो है ये तकनीकी या फिर ये कहें कि जो उत्पादन है उसमें ही सुधार नहीं लाया बल्कि इसने जो समाज की संरचना है, संगठन है, इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कृषि में सुधार, धातु के औजार जैसे हल के फाल और हंसिया ने खेती को अधिक कुशल बनाया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और अतिरिक्त उत्पादन ने समाज में व्यापक और विनिमय को बढ़ा दिया। यानी देखिए इसने जो व्यापार है, जो अतिरिक्त चीज़ें हैं उनको भी बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे उद्योग और
कारीगरी किस तरह से धातु उद्योगिकी के कारण शिल्पकला में उन्नति हुई, यानी जो शिल्पकला थी वो भी बढ़ने लगी। धातु के उपकरण, हथियार और आभूषण बनाए जाने लगे, जिससे शिल्पियों और व्यापारियों का एक नया वर्ग विकसित हुआ। यानी देखिए जो धातु है अब उससे हथियार हो गए या फिर ये कहें आभूषण हो गए वो बनने लगे, जिसकी वजह से जो शिल्पकारी है या ये कहें जो व्यापारी वर्ग है एक नया वर्ग विकसित हो गया, जिसकी वजह से जो रोजगार है या फिर ये कहें जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका बढ़ने लगी। अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव, यानी इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले हम देखेंगे वर्गीय विभाजन, किस तरह से धातु की उपलब्धता और उससे जुड़े उद्योगों ने समाज में वर्ग विभाजन को जन्म दिया, क्योंकि देखिए इसकी जो उपयोगिता है उसने जो समाज है उसमें वर्ग जो विभाजन है उसको बढ़ावा दिया। योद्धा, शासक और व्यापारी जैसे उच्च वर्ग उभरे, जबकि कारीगर और किसान निम्न वर्ग में रह गए। यानी देखिए अब इसके बाद में जो योद्धा है, शासक है और व्यापारी है ऐसे उच्च वर्ग उभरे, और जो कारीगर है, किसान है वो निम्न वर्ग बन गए इसके बाद ही। ठीक है, अब हम देखेंगे नगरों का विकास, किस तरह से धातु प्रौद्योगिकी ने नगर सभ्यता को संगठित और उन्नत बनाने में सहायता दी। स्थानीय बस्तियां और व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए, यानी देखिए ये जो है ये सभ्यताओं को संगठित और उन्नत बनाने का कार्य करने लगे, और जो स्थानीय बस्तियां हैं और जो व्यापारिक केंद्र हैं उनको स्थापना की। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव, यानी जो राजनीतिक प्रभाव है इसका क्या पड़ा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सैन्य शक्ति, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धातु के हथियारों जैसे तलवार, भाले और ढाल ने शासकों की सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। इसके बड़े साम्राज्य की स्थापना संभव हुई। यानी देखिए जो हथियार हैं वो बढ़ने लगे, जैसे कि तलवार हो गया, भाले हो गई, ढाल हो गई, जो कि आगे लगाया जाता है जब युद्ध किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, साम्राज्य की जो स्थापना है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रशासनिक संगठन, धातु मुद्राओं और अभिलेखों के माध्यम से व्यापार और कर समग्र को संगठित किया गया। यानी जो धातु मुद्रा है और अभिलेखन है इसके माध्यम से जो व्यापार है, कर समग्र है, इसको बढ़ावा दिया गया। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धार्मिक और कलात्मक विकास, किस तरह से धातु और मूर्तियों, पूजा के बर्तनों और आभूषण बनाए गए। धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों में इसका उपयोग हुआ, यानी जो धार्मिक पूजा है या और ये कहें मूर्तियां हैं और इन सभी के जो आभूषण है, बर्तन है, उनका प्रयोग होने लगा, और जो धार्मिक अनुष्ठान है उनकी जगह इनका प्रयोग होता था। नेक्स्ट अब हम देख व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क, धातु उद्योगिकों ने लंबी दूरी से व्यापार को प्रोत्साहित किया, जिससे विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं धातु प्रौद्योगिकी ने समकालीन समाज में तकनीकी उन्नति, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। इसके प्रभाव से सामाजिक अध्ययन संगठित, उन्नत और विद्वतपूर्ण बना, जो आधुनिक सभ्यता की नींव साबित हुआ, क्योंकि इन सभी ने ही जो हमारी समाज में आर्थिक, राजनीतिक और जितनी भी उन्नति है और सांस्कृतिक वृद्धि है इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नगर नियोजन पर विशेष ध्यान देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी नगर नियोजन पे ध्यान देते हुए आपको सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसके बारे में बताना है। तो इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की है, विश्व की इस प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और ये विश्व की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थे। यानी देखिए ये जो सभ्यता है ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे और उसकी जो सहायक नदी है उनके किनारे बसी हुई है। इसकी इसे सबसे अनोखी विशेषता इसका सुव्यवस्थित नगर नियोजन है, जो इस सभ्यता की प्रगति और प्रशासन क्षमता को दर्शाता है। यानी देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता है वो इसकी नगर नियोजन व्यवस्था है, जो इसकी जो प्रगति है और जो प्रशासन क्षमता है उसको दर्शाने का कार्य करता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों पड़ा, क्या रीज़न था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नगर नियोजन की विशेषताएं कि ये जो नगर नियोजन है इसकी क्या विशेषता है। तो पहले हम देखेंगे ग्रिड प्रणाली, किस तरह से सिंधु घाटी के नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन सुयोजित ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। सड़कों को एक प्रकार बनाया गया था
कि वह एक दूसरे को समकोण पर काटें। यह योजना आधुनिक नगर नियोजन के समान प्रतीत होती है। यानी देखिए, जो नगर नियोजन है वो ग्रिड पद्धति वाली थी, जो कि इसका जो उदाहरण है वो हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से मिलता है। और देखिए, ये जो सड़कें थी वो एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थी, और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आज की नगर नियोजन प्रणाली है, बिल्कुल ऐसी ये नगर नियोजन प्रणाली थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पक्की ईंटों का उपयोग। इमारतों और सड़कों के निर्माण में समान आकार की पक्की हुई ईंटों का उपयोग किया गया। यह तकनीकी कौशल और संगठन का प्रमाण है। यानी देखिए, अभी हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, जब भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था सड़कों को बनाने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए, जो कि यहाँ के जो तकनीकी विकास है और जो संगठन है या ये कहें तकनीकी कौशल है उसको दिखाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जल निकास प्रणाली। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ही इसे जल निकास प्रणाली है। एक घर से जुड़े नालियों को मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ा गया था। यानी देखिए, यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक घर से, जैसे अभी फिलहाल में हम देख सकते हैं हर घर का जो पानी है वो एक नाले में जाके जमा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी था। नालों को ढकने के लिए ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिसे स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। यानी देखिए, नालों को ढका जाता था, जिसको ईंटों या फिर पत्थरों से ढका जाता था, ऐसे नहीं है खुले नाले छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र किस तरह से नगरों के मुख्य 3 भागों में विभाजित था। यानी जो नगर था पूरा ही मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था। पहला होता था हमारा दुर्ग क्षेत्र, जो कि उच्च भूमि पर स्थित यह क्षेत्र प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होता था। फिर होता था हमारा निचला नगर, यहाँ सामान्य जनता के आवास है, यानी नॉर्मल जो लोग होते थे वो रहते थे। नेक्स्ट होते थे हमारे गोदाम और अनाज भंडार। अन्न भंडार के लिए बड़े गोदाम बनाए गए थे, जो अर्थव्यवस्था की उन्नति के दर्शाते थे। यानी देखिए, अन्न भंडार के लिए भी बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे, जो कि अर्थव्यवस्था को दिखाते हैं, यानी इनके पास बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सार्वजनिक भवनों और स्नानागार किस तरह से मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थापत्य नमूना है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। यानी देखिए, जो मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार मिला है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, या ये कहें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे और सामुदायिक जो स्नान होते थे उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुओं और जल आपूर्ति की व्यवस्था। किस तरह से नगरों में कुओं का निर्माण किया गया था, जिससे प्रत्येक घर को जल प्राप्त आपूर्ति मिल सके। यह जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ जो है वो कुओं का प्रयोग किया गया था जल निकालने के लिए, और प्रत्येक घर की जो जल की आपूर्ति है वो कुएं से की जाती थी। अब हम देखेंगे अन्य विशेषताएं। अन्य जो विशिष्ट विशेषताएं हैं वो है हमारी आर्थिक गतिविधियां। पहले हम आर्थिक गतिविधियों में लिखेंगे कृषि। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ और कपास की शामिल होती थी, या ये कहें कपास की खेती थी। व्यापार में कहेंगे तो आंतरिक और बाहरी व्यापार के लिए सिंधु घाटी के लोग जल और स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। यानी ये अतिरिक्त तो व्यापार करते ही थे, साथ में बाहरी व्यापार भी करते थे, वो भी जल और स्थान की जो मार्ग होता है उसके माध्यम से। अब हम देखेंगे शिल्पकला। मोतियां, टेराकोटा और धातु के आभूषण और मूर्तियां बनाई जाती थी। यानी मोती हो गए, टेराकोटा हो गए, इन सभी की आभूषण और मूर्तियां बनती थी। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना। समाज वर्गीय विभाजन स्पष्ट था, यानी जो समाज था वो वर्गों में विभाजित था। मकानों के आकार से सामाजिक असमानता का पता चल सकता है, क्योंकि मकान छोटे बड़े देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन किस तरह से मातृ देवी की पूजा और शिव जैसे देवताओं की आरंभिक अवधारणा इस सभ्यता में पाई गई है। यानी देखिए, जो मातृ देवी हैं या ये कहें जो शिव है, इनकी जो आरंभिक अवधारणा है वो यहाँ पाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग इनकी पूजा करते थे। पशुपति मोहर और विभिन्न अनुष्ठानों से धार्मिक आस्थाओं का पता चलता है। यानी देखिए, यहाँ की जो मोहरें मिली हैं उन पर पशुपति के चिन्ह मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो धार्मिक आस्थान थे या ये कहें धार्मिक जो मान्यता है उनका पता चलता है। अब हम देखेंगे लिपि और लेखन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकती है। यानी देखिए, यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक भी पूरी तरीके से समझी नहीं गई है। मोहरों और बर्तनों पर अंकित चित्रलिपि आर्थिक और धार्मिक संदर्भों में उपयोग होती है। यानी देखिए, इनकी जो चित्र है या ये कहें जो लिपि मिली है वो हमें हमें धार्मिक और जो आर्थिक अनुसंदर्भ हैं उनसे पता चलती है। और देखिए, यहाँ की जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी
कोई भी हम लाइन लिख रहे हैं तो पहले ये लाइन ऐसे लिखी जाएगी और फिर यहाँ से स्टार्ट होके ये लाइन वापस जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होके ये लाइन इस तरह से, यहाँ की जो लिपि है वो इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन उसकी उन्नति, तकनीक, प्रशासनिक कौशल और समाज की संरचना को दर्शाता है। क्योंकि अभी हमने देखा ये यहाँ की उन्नति, तकनीक, प्रशासनिक कौशल और संरचना को दिखाता है। जल निकास प्रणाली, ग्रिड संरचना और सार्वजनिक भवनों का निर्माण इनकी वास्तुकला दक्षता का प्रतीक है। इन विशेषताओं सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं का स्थान दिया। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया में समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो मेसोपोटामिया है, यहाँ के जो समाज है उसमें जो आर्थिक व्यवस्था है, धर्म की जो प्रमुख व्यवस्था है या ये कहें विशेषता है, उनके बारे में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका जो परिचय है। इसके परिचय में आप लिखेंगे मेसोपोटामिया जो टिग्रिस और यूफ्रेस नदियों के बीच स्थित है। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो टिग्रिस और यूफ्रेस जो नदियां हैं उनके बीच स्थित थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यानी 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अकादियन, बेलोनियम और असीरियन सभ्यताओं ने समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। यानी मेसोपोटामिया में ही ये सारी सभ्यताएं थी जो इसको समाज और आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से गहराई से प्रभावित करती हैं। अब हम देखेंगे समाज की प्रमुख विशेषताएं। यानी जो मेसोपोटामिया है इसकी जो समाज है इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। तो पहला हम देखेंगे समाज की संरचना। मेसोपोटामियाई समाज को प्रमुख रूपों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन से 3 वर्ग थे? तो पहला हम देखेंगे उच्च वर्ग। इसमें शासन, पुरोहित और संपन्न व्यापारी शामिल थे। यह लोग समाज में शीर्ष पर थे और मुख्य निर्णय लेने वाले थे। यानी देखिए इसमें शासक हो गए, पुरोहित हो गए और जो संपन्न व्यापारी होते हैं उनको रखा जाता था जो सबसे ऊपर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य वर्ग। इसमें कारीगर, किसान और छोटे व्यापारी शामिल थे। यह लोग उत्पादन और सेवा कार्य के लिए आते थे। यानी इसके बाद में जो कारीगर हो गए, किसान हो गए और जो छोटे व्यापारी होते थे वो होते थे, क्योंकि ये कार्य करते थे सेवाओं वाले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निम्न वर्ग और दास। निम्न वर्ग में मजदूर और दास आते थे। यानी जो निम्न वर्ग होता था उसमें मजदूर और दासों को रखा जाता था जो अधिकांश शारीरिक श्रम करते थे। दास अक्सर युद्ध बंदी या ऋण न चुका पाने वाले लोग होते थे। यानी ऐसे लोग जो युद्ध में बंदी बना लिए जाएं या फिर किसी ने किसी से कर्जा लिया हो और कर्जा ना चुका पा रहा हो तो उसे बंदी या ये है दास बना लिया जाता था। अब हम देखेंगे शहरीकरण और नगर जीवन। यानी जो यहाँ का शहरीकरण है और नगर जीवन जो है वो कैसा था। मेसोपोटामिया और उरूक और निपुर जैसे उन्नत नगर स्थापित थे। यानी देखिए मेसोपोटामिया में उरूक हो गया, निपुर हो गया, ऐसे उन्नत नगर स्थापित थे। नगरों में व्यवस्थित सड़कें, धार्मिक केंद्र और विशाल महलें थे। यानी हम कह सकते हैं नगरों में व्यापक जो सड़कें हैं, धार्मिक केंद्र थे और विशाल जो महल थे उनकी स्थापना थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे शिक्षा और लेखन किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं किला अक्षर लिपि का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ। यानी जो किला अक्षर लिपि है उसका जो आविष्कार हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से व्यापार, कर, समग्र और साहित्य के लिए उपयोग किया गया। यानी इसका जो उपयोग है वो व्यापार के लिए, कर संग्रहण के लिए और जो साहित्य है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था इस लिपि का। एपिक ऑफ गिलेमेश जैसे महाकाव्य मेसोपोटामिया की साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो मेसोपोटामिया है उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको दिखाते हैं। अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न थी। यानी यहाँ महिलाओं को कम माना जाता था लेकिन उन्हें संपत्ति खरीदने, कानूनी अधिकारों का सीमित दायरा प्राप्त था। ठीक है, अब हम देखेंगे उच्च वर्गों की महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। यानी देखिए जो उच्च वर्गों की महिलाएं होती थी वो धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे उसमें भी कार्य करती थी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो पहले अब हम देखेंगे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी।
टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे सिंचाई प्रणाली विकसित हुई, क्योंकि यही ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इन्हीं नदियों के पास में बसी हुई थी। गेहूं, जौ, खजूर और सब्जियों की फसलें होती थी। यानी इस सभ्यता में मुख्य रूप से गेहूं हो गया, जौ हो गया और खजूर हो गया और सब्जी हो गई, इन फसलों की ये मुख्य रूप से उगाई जाती थी या ये फसलें की जाती थी। अब हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। मेसोपोटामिया व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। व्यापार के लिए भूमि और जल मार्गों का उपयोग किया जाता था। यानी भूमि से भी और जल मार्गों से भी व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन बाद में धातु मुद्रा का उपयोग भी हुआ। यानी पहले सिर्फ वस्तु के बदले ही वस्तु दी जाती थी, लेकिन बाद में जो धातु मुद्रा है उनका भी प्रयोग होने लगा, यानी पैसों का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिल्प और कारीगरी। किस तरह से मेसोपोटामिया के कारीगर बर्तन, आभूषण, धातु और उपकरण बनाने में कुशल थे। यानी यहाँ के जो कारीगर थे वो बर्तन हो गए, आभूषण हो गए और धातु बनाने के जो धातु बनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर थे या ये कहें बहुत ज़्यादा कुशल थे। यह क्षेत्र अपने वस्त्र निर्माण, खासकर ऊन और लिपि के लिए प्रसिद्ध थे। यानी ये कह सकते हैं ये जो क्षेत्र थे ये अपने वस्त्र निर्माण और जो खासकर ऊन के जो लिनिन है उनके लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कर प्रणाली और श्रम विभाजन। ये किस तरह से यहाँ कर प्रणाली और श्रम विभाजन था। करों का संग्रह कृषि उत्पादन और व्यापार से किया जाता था। श्रमों का स्पष्ट विभाजन था। श्रम का स्पष्ट विभाजन था जिसमें कारीगर, किसान, व्यापारी और दास अपने अपने कार्य करते थे। यानी देखिए जो श्रम है उसका पूरी तरीके से विभाजन था, जैसे कि कारीगर में, किसानों में, व्यापारियों में और दासों में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म की प्रमुख विशेषताएं। तो पहले हम देखेंगे बहुदेवीवादी धर्म। यानी यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था। मेसोपोटामिया का धर्म बहुदेवीवादी था, जिसमें अनेक देवियों की पूजा की जाती थी। यानी पर्टिकुलर एक देवी की पूजा ना होकर बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी। प्रमुख देवताओं में एनिलिस पर्वत के देवता, एनिकी जल के देवता और इन्ना प्रेम और युद्ध की देवी शामिल थी। यानी देखिए सबसे ज्यादा ये पर्वत के देवता की और जल के देवता की और प्रेम और जो युद्ध के देवता हैं उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंदिरों का निर्माण। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जिगुरेट सिटीमा मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, यह मंदिर न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। यानी ये सिर्फ यहाँ पूजा करने के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक और जो प्रशासनिक केंद्र थे उसके रूप में भी कार्य करते थे। अब हम देखेंगे धार्मिक अनुष्ठान और विकास। किस तरह से मेसोपोटामियाई लोग प्रकृति और खगोलीय घटनाओं को देवताओं की कृपा या क्रोध मानते थे। यानी देखिए जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी या खगोलीय जो घटनाएं होती थी उन्हें देवी देवताओं की जो कृपा है या फिर क्रोध है उसका उदाहरण उसका परिणाम मानते थे। बलि, प्रार्थना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रसार किया जाता था। यानी देखिए यहाँ पर बलि प्रथा हो गई या फिर अन्य बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जो देवी देवताएं थे उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता था। अब हम देखेंगे मृत्यु और परलोक जीवन। किस तरह से मेसोपोटामिया में मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास था। वह मानते थे कि मृत्यु आत्माएं एक अंधेरी और बंजर भूमि में आती हैं। यानी देखिए ये जो है ये मरने के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे और इनका मानना था कि मरने के बाद जो आत्माएं हैं वो अंधेरे और एक बंजर भूमि के पास पहुंच जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस विश्वास का प्रभाव उनके अंतिम संस्कार और शारीरिक निर्माण पर मिलता है। यानी देखिए इनका जो अंतिम संस्कार था फिर इसी तरीके से किया जाता था। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते मेसोपोटामिया की समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की संरचना प्राचीन सभ्यता की गहराई और परिश्रमता संगठन को दर्शाती है। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है, धर्म है, इसकी संरचना को बहुत गहराई से दिखाती है। समाज में वर्गीय विभाजन और महिला पुरुष के भूमिकाओं की स्पष्टता है। यानी ये जो समाज है उसमें जो वर्ग विभाजन है, महिला पुरुष है, उसकी जो स्पष्टता है वो बहुत अच्छे से दिखाता है। कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था ने इस सभ्यता को समृद्ध बनाया है। धर्म ने न आध्यात्मिक जीवन को आकार दिया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। यानी जो धर्म है उसने केवल जो आध्यात्मिक जीवन है उसको ही आकार नहीं दिया बल्कि जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करने का कार्य किया था। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे मेसोपोटामिया की इन विशेषताओं ने विश्व सभ्यता के विकास में एक मजबूत नींव रखी। यानी देखिए मेसोपोटामिया की जो विशेषता है इन्होंने पूरे विश्व के जो सभ्यता है उसके मजबूत बनाने के लिए एक नींव प्रदान की थी। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इन्हें हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आपको सेकेंड वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगी।
और मोर कनेक्टिविटी आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए सबका यही कमेंट होता है कि मैम इसके जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँच जाएँ और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।